गुड मॉर्निंग भारत, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से। किसान आंदोलन पर गायिका रिहाना के बयान पर मचा घमासान। जी हां, पॉप स्टार रिहाना के साथ पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की दिशा में काम करने वाली ग्रेटा थनबर्ग, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना, वयस्क फिल्मों में काम कर चुकी पूर्व अभिनेत्री मिया खलीफा समेत कई अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों ने भारत में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन किया है। किसान आंदोलन स्थल पर इंटरनेट बंद करने से संबंधित CNN का एक लेख ट्विटर पर साझा करते हुए मंगलवार की रात रिहाना ने लिखा था, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं, #किसान विरोध। रिहाना के इस बयान को विभिन्न हस्तियों ने साझा किया। बाद में इसकी तीखी आलोचना भी हुई और साथ ही साथ समर्थन भी किया कुछ लोगों ने। वहीं आपको बता दें कि इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कोई भी दुष्प्रचार भारत की एकता को नहीं डिगा सकता। कोई भी प्रचार भारत को नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता। भारत एकजुट खड़ा है और साथ मिलकर प्रगति कर रहा है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि यह भारत का आंतरिक मामला है। किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं और यह होना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी रिहाना के बयान पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। वहीं दिलजीत ने रिहाना को एक गाना समर्पित किया। पंजाबी गायक अभिनेता दिलजीत दोसांझ ने बुधवार को एक गाना लोकप्रिय पॉप स्टार रिहाना को समर्पित किया। देश में नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को समर्थन देते हुए रिहाना ने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद दिलजीत ने रिहाना को एक गाना समर्पित किया। वहीं आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने भारत की संप्रभुता से खिलाड़ नहीं होना चाहिए। भारत के आंतरिक मामलों में फैसला भारतीय लेंगे। वहीं आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि ये किसान नहीं आतंकवादी हैं जो भारत को बांटना चाहते हैं। शांति से बैठो बेवकूफ। इसके बाद अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा, इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार की कोशिशें स्पष्ट दिख रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने कहा, हम भारत में किसान आंदोलन के साथ एकजुटता में खड़े हैं। साथ ही साथ आपको बता दें अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी मीना हैरिस ने कहा कि यह महज संयोग नहीं है कि अभी एक माह भी नहीं हुआ कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर हमला हुआ और जब हम बात कर रहे हैं उस वक्त सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। वहीं आपको बता दें ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सरकार ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह किसानों के जनसंहार हैशटैग से संबंधित सामग्री या खातों को हटाने से संबंधी उसके निर्देशों का पालन करे और चेतावनी दी कि आदेशों का अनुपालन न करने की सूरत में माइक्रोब्लॉगिंग साइट के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक ट्विटर ने कुछ खातों को ब्लॉक करने के आदेश के बावजूद अपनी तरफ से उन खातों के इस्तेमाल पर रोक हटा दी। अधिकारियों ने कहा कि ट्विटर एक मध्यस्थ है और वह सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेशों का अनुपालन न करने पर ट्विटर को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। सरकार के नोटिस में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ समेत उसके करीब आधा दर्जन आदेशों को उद्धृत किया गया है कि लोक व्यवस्था क्या है और अधिकारियों के अधिकार क्या है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि ट्विटर अदालत की भूमिका धारण नहीं कर सकता और आदेश का अनुपालन नहीं करने को उचित नहीं ठहरा सकता। वहीं आपको बता दें जींद की महापंचायत में किसानों की दो टूक, वापस हो तीनों कानून। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सरकार सोच ले, किसान अगर गद्दी वापस की बात पर आ गए तो उसका क्या होगा। अभी तो किसानों ने सिर्फ कानून वापसी की बात कही है, अगर किसान गद्दी वापसी की बात पर आ गए तो उनका क्या होगा। इस बात को सरकार को भलीभांति सोच लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को हरियाणा में जींद के कंडेला गांव में आयोजित महापंचायत में रविवार को चेतावनी दी।
महापंचायत में किसानों की ओर से उन्होंने दो टूक कहा कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के अलावा किसान मानने वाला नहीं है। टिकैत ने दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के प्रदर्शन स्थलों पर पुलिस की घेराबंदी को लेकर कहा कि सरकार ने कीले गाड़ी, तार लगवाए, लेकिन ये चीजें किसानों को नहीं रोक पाएंगी। टिकैत ने कहा कि अभी सरकार को अक्टूबर तक का वक्त दिया गया है, आगे जैसे भी हालात रहेंगे उसके मुताबिक आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि केंद्र प्रदर्शनकारी किसानों के साथ किसी तरह की अनौपचारिक वार्ता नहीं कर रहा है। जींद में बुधवार को किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत में मंच पर जैसे ही भारतीय किसान यूनियन के नेता उतरे, तुरंत ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार को चेतावनी दे डाली। वहीं आपको बता दें, दीप सहित 8 और लोगों की सूचना देने पर इनाम रखा गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले पर हुए बवाल में शामिल अभिनेता दीप सिद्धू के बारे में सूचना देने पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए की नगद इनाम की घोषणा की है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने 7 अन्य लोगों पर भी इनाम की घोषणा की है। इन लोगों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। यह जानकारी दिल्ली पुलिस ने अपने वेबसाइट पर साझा किया है। दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह और गुरजोत सिंह पर 1 लाख रुपए, इनके अलावा बूटा सिंह, इकबाल सिंह, जगबीर सिंह और सुखदेव सिंह पर 50-50 हजार रुपए के इनाम की घोषणा की है। भले ही दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू पर इनाम की घोषणा कर रही है, लेकिन दूसरी ओर दीप सिद्धू हिंसा के बाद से सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय है। वहीं आपको बता दें, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा पर जांच करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। अलबत्ता अदालत ने याचिकाकर्ताओं को इसके लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दे दी। शीर्ष अदालत में दायर एक याचिका में घटना की जांच के लिए शीर्ष अदालत के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में आयोग बनाने का भी अनुरोध किया गया था। वहीं मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायमूर्ति एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यम के पीठ ने हवाला दिया कि प्रधानमंत्री खुद बयान दे चुके हैं कि कानून अपना काम करेगा। सरकार जांच कर रही है तो अदालत के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। पीठ ने कहा कि हमें यकीन है कि सरकार इसकी जांच कर उचित कार्रवाई कर रही है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के पक्ष में 26 जनवरी को हजारों की संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर परेड निकाली थी, लेकिन कुछ ही देर में दिल्ली की सड़कों पर अराजकता फैल गई थी। कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया था। इसी से संबंधित गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा की न्यायिक जांच से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कृषि कानूनों को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाए सरकार। राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष की नसीहत। राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि उसे इस विषय को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि बातचीत के द्वार खुले हुए हैं और इन कानूनों का लाभ छोटे किसानों को मिलना शुरू हो गया है। उच्च सदन में बुधवार को राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर शुरू हुई चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने किसान आंदोलन के मुद्दे पर अपनी राय विस्तार से रखी। आपको बता दें कि इस मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बनी सहमति के बाद चर्चा के समय को 10 घंटे से बढ़ाकर 15 घंटे करने के निर्णय की घोषणा सभापति एम वेंकैया नायडू ने ली। आपको बता दें कि लोकसभा में लगातार दूसरे दिन भी कृषि कानून वापस लेने के मुद्दे पर विपक्षी दलों का हंगामा जारी रहा। वहीं आपको बता दें, दुनिया में सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाला देश बना भारत। जी हां, दुनिया में सबसे ज्यादा तेज टीकाकरण करने वाला देश बना भारत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि 18 दिन के भीतर देश में 40 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं और इसके साथ ही भारत सबसे तेज गति से इस आंकड़े तक पहुंचने वाला देश बन गया है।
बुधवार सुबह तक देश में 41 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। वहीं मंत्रालय ने कहा कि कोरोना रोधी टीके लगाने के मामले में भारत 1 फरवरी को दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में था। भारत तेज गति से यह टीकाकरण जारी रखेगा। मंत्रालय ने कहा कि कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई के अन्य मोर्चों पर भी सफलता मिल रही है। मंत्रालय के मुताबिक 2 फरवरी तक देश में कुल 41,38,918 लोगों को टीका लगाया गया था। इनमें से अंडमान निकोबार में 2,727, आंध्र प्रदेश में 1,87,252, अरुणाचल प्रदेश में 9,791, असम में 42,435, बिहार में 2,22,153, चंडीगढ़ में 4,019, छत्तीसगढ़ में 69,676, दादर नगर हवेली में 867, दमन दीव में 469, दिल्ली में 74,068, गोवा में 5,422, गुजरात में 2,87,852, हरियाणा में 1,27,893, हिमाचल प्रदेश में 39,570, जम्मू कश्मीर में 26,634, झारखंड में 55,671, कर्नाटक में 3,16,368, केरल में 2,24,846, लद्दाख में 1,234, लक्षद्वीप में 807, मध्य प्रदेश में 2,98,376, महाराष्ट्र में 3,18,744, मणिपुर में 4,739, मेघालय में 4,494, मिजोरम में 9,932, नागालैंड में 4,093, ओडिशा में 2,08,205, पुडुचेरी में 3,077, पंजाब में 61,381, राजस्थान में 3,39,218, सिक्किम में 2,687, तमिलनाडु में 1,20,745, तेलंगाना में 1,70,043, त्रिपुरा में 32,196, उत्तर प्रदेश में 4,63,793, उत्तराखंड में 43,430 और पश्चिम बंगाल में 2,88,235 लोगों को टीके लगाए गए। वहीं आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा कि तृणमूल छोड़कर जाने वाले नेताओं को चुनाव में मिलेगी हार। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले राजीव बनर्जी का नाम लिए बगैर प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में वन विभाग की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर हमला करते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इन नेताओं को हार मिलेगी और चुनाव के बाद इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति जिनके पास वन विभाग में वन सहायकों की भर्ती की जिम्मेदारी थी, वह भ्रष्ट गतिविधि में संलिप्त पाए गए। हम इसकी जांच करेंगे, हर चीज को जांच की जाएगी। वह व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के बाद अब भाजपा में शामिल हो गया और अब दूसरों को भाषण दे रहा है। राजीव बनर्जी पिछले सप्ताह तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए और प्रदेश सरकार के पूर्व वन मंत्री रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा के पाले में जाने वालों की आलोचना करते हुए बनर्जी ने दावा किया कि सिर्फ लालची ही भाजपा में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा, वे लोग जो पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं उन्हें तत्काल चले जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि श्रीलंका में तमिलनाडु के मछुआरों को मारा जाना अस्वीकार है, ऐसा कहना है विदेश मंत्री एस जयशंकर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई समुद्री सीमा में मारे जाने के मामले को भारत ने श्रीलंका के समक्ष मजबूती से उठाया है और स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं। जयशंकर ने यह बयान राज्यसभा में उस समय दिया जब तमिलनाडु के राजनीतिक दलों ने राज्य के 4 मछुआरों को कथित तौर पर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा बीच समुद्र में मारे जाने के मामले को उच्च सदन में उठाया। जयशंकर ने कहा, हमने इस मामले को श्रीलंकाई सरकार के समक्ष पुरजोर ढंग से उठाया है और विशेषकर यह मामला तो कतई स्वीकार्य नहीं है। इस बारे में श्रीलंकाई सरकार को स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मामले को उठाते हुए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के तिरुच शिवा ने कहा कि तमिलनाडु के
4 मछुआरों के गायब होने को 19 जनवरी को खबर आई और 4 दिन के बाद श्रीलंकाई नौसेना ने सूचना दी कि उनके शव पाक खाड़ में बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंकाई नौसेना ने दावा किया कि मछुआरों के नाव ने उनके जहाज में टक्कर मार दी थी। उन्होंने कहा कि मछुआरों पर बुरी तरह हमला किया गया और श्रीलंकाई नौसेना ने उनको मार डाला। शिवा ने कहा कि वास्तव में इन मछुआरों की बेहद क्रूरता से मारा गया था। यह पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है। मछुआरों में भय का माहौल है। उनके मछली पकड़ने के लिए जाते समय उनके परिवार या सोचकर आशंकित रहते हैं कि पता नहीं अब मछुआरे जीवित आएंगे या नहीं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना द्वारा अक्सर प्रताड़ित किया जाता है और उन्हें इस पेशे को छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। वहीं आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि बजट देश के 1% लोगों के लिए है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त वर्ष 2021-22 के आम बजट को 1% लोगों का बजट करार दिया और सवाल किया कि रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं करके देश का कौन सा भला किया गया और ऐसा करना कौन सी देशभक्ति है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को चीन को स्पष्ट संदेश देना होगा। कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर कहा कि उम्मीद थी कि सरकार देश के 99% लोगों को सहयोग देगी, लेकिन यह बजट सिर्फ 1% आबादी का बजट है। हमारे किसानों, मजदूरों, मध्य वर्ग, छोटे कारोबारियों और सशस्त्र बलों से पैसे छीनकर कुछ उद्योगपतियों की जेब में डाल दिया गया। राहुल गांधी के मुताबिक अगर अर्थव्यवस्था को गति देना है तो खपत बढ़ानी होगी, आपूर्ति पर जोर देने से यह नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने न्याय योजना जैसा कदम उठाया होता तो अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकती थी। बजट में रक्षा खर्च में भारी भरकम बढ़ोतरी नहीं होने का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने दावा किया कि चीन भारत के अंदर है और हजारों किलोमीटर कब्जा किए हुए है। ऐसे में आप बजट में चीन को संदेश दे रहे हैं कि आप अंदर आ सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी सेना को सहयोग नहीं देंगे। वहीं आपको बता दें, यौन उत्पीड़न और घृणा से जुड़े साइबर अपराध के 93 नए मामले आए सामने। 93,000 नए मामले। सरकार ने बुधवार को कहा कि देश में 2017 से 19 के बीच धोखाधड़ी, यौन उत्पीड़न और घृणा से जुड़े साइबर अपराध के 93,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए। गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंटरनेट का उपयोग बढ़ने के साथ ही साइबर अपराध की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि सरकार 135 करोड़ लोगों को टीका देने के लिए लगातार परिश्रम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के 94वें स्थापना दिवस पर विद्यार्थियों को डिजिटल माध्यम से संबोधित किया। वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय वैज्ञानिक और स्वास्थ्य पेशेवर समय की परीक्षा में सफल रहे हैं। हमारे कोरोना योद्धाओं ने हम सब की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना टीका विकसित करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सरकार 135 करोड़ लोगों को टीका देने की चुनौती पूरी करने के लिए भरसक परिश्रम कर रही है। कॉलेज की उपलब्धियों की सराहना करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि मैं इस संस्थान, इसके शिक्षकों और सभी पदों की वैश्विक जिम्मेदारी, नागरिकों, समुदाय के प्रति सजग और संपूर्ण देश के विकास में योगदान के लिए उनके अडिग संकल्प की सराहना करता हूं। 2017 में मुझे SRCC ग्लोबल मिलेनियम समिट दुबई के राष्ट्रीय लोकार्पण के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होने का गौरव प्राप्त हुआ था। मैं इसे अपने लिए बहुत गर्व महसूस करता हूं कि आप सभी मेरे साथ प्रेम और सद्भाव रखते हैं। मैं वाणिज्य के श्रेष्ठ कॉलेजों में से एक होने के लिए और कंपनी कार्य, विधि और राजनीति जैसे क्षेत्र में उल्लेखनीय पूर्व छात्र प्रस्तुत करने के लिए SRCC को बधाई देता हूं। वहीं भारत को विश्व गुरु और देश के लिए सक्षम युवा की सोच पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश के युवा आधारशिला के रूप में काम करते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार राष्ट्र के युवाओं पर अधिकतम ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार की ओर से लाई गई शिक्षा नीति देश में आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा सेवाओं की गुणवत्ता में निश्चित रूप से परिवर्तन लाएगी।
वास्तव में शिक्षा उच्च मानकों को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की उच्च प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा सामाजिक स्तंभ में सर्वोच्च है। भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं के उपयोग न की गई विशाल क्षमता है। वहीं आपको बता दें, किसान आंदोलन के मुद्दे पर दूसरे दिन भी लोकसभा में हुआ हंगामा। आपको बता दें कि जब प्रमुख दलों के नेताओं के साथ बैठक के बाद भी सदन नहीं चल पाया तो तीसरी बार अध्यक्ष ने 7 बजे तक कार्यवाही रोक दी। सदन में विपक्ष के सांसदों ने अध्यक्ष के आते ही जय श्री राम के नारों से अभिवादन किया। इसके तुरंत बाद नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के सांसदों को चेतावनी दी कि संसदीय मर्यादाओं के उल्लंघन पर उन्हें कार्यवाही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि मामले में चर्चा करना चाहते हैं तो सदन में शांति बनाएं और वैल छोड़कर वापस अपनी सीटों पर जाएं। सभी सांसदों को शून्यकाल में उनकी बात रखने का पर्याप्त समय और अवसर दिया जाएगा। हालांकि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक और आप समेत विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी जारी रही। बाद में सदन की कार्यवाही के दौरान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मैंने कृषि कानूनों को लेकर प्रमुख नेताओं से चर्चा की थी। सहमति बनी थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करनी है। उन्होंने कहा कि आप क्यों पलट गए मुझे नहीं पता, यह राष्ट्रपति का भी अपमान है। चर्चा आरंभ करनी चाहिए। हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान अध्यक्ष के आसन के समीप आ गए थे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, सीमा के इलाकों में कीलें ठोक दी गई हैं ताकि किसान आगे नहीं बढ़ सके। इस मामले में सरकार स्तर पर कई बार बात हो चुकी है। अब इन कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। बुधवार को भी विपक्ष अपने साथ तख्तियों पर नारे लिखकर लाए थे। हंगामे के बीच कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सदस्य चाहते हैं कि किसानों से संबंधित मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और कृषि कानूनों के मुद्दे पर अलग अलग चर्चा की जाए। वहीं आपको बता दें कि इंडिगो प्रबंधक की हत्या में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पटना पुलिस ने निजी एयरलाइंस इंडिगो के स्थानीय स्टेशन प्रबंधक रुपेश सिंह की हत्या के मामले में बुधवार को मुख्य साजिशकर्ता और शूटर को गिरफ्तार करने के साथ दावा किया कि यह वारदात रोड रेज के चलते अंजाम दी गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि 12 जनवरी की संध्या करीब 7 बजे कुछ अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने सिंह पर पुनाईचक स्थित कुसुम विलास अपार्टमेंट के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी थी। वह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से वापस घर लौट रहे थे। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने कहा कि 12 जनवरी की संध्या करीब 7 बजे कुछ अज्ञात हथियारबंद अपराधियों ने सिंह पर पुनाईचक स्थित कुसुम विलास अपार्टमेंट के पास ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। वह जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से वापस घर लौट रहे थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में शास्त्री नगर थाना में भादंस की धाराओं 302 और 120 बी और हथियार कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज किए जाने के साथ एक विशेष टीम का गठन करके जांच शुरू कर दी गई है। शर्मा ने कहा कि जांच के आधार पर ऋतुराज नामक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसने रुपेश हत्याकांड के संबंध में अपनी और अपने साथियों की संलिप्तता स्वीकार की। शर्मा ने कहा कि ऋतुराज ने पुलिस को बताया कि पिछले साल नवंबर के अंत में वह पटेल गोलंबस एयरपोर्ट की ओर जा रहा था और दूसरी ओर से सिंह की गाड़ी आ रही थी। अचानक उसने यू टर्न लिया तो दोनों की गाड़ी टकराते टकराते बच गई। इस पर वह रुपेश से उलझ गया। इनके बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की हुई। इस पर सिंह ने इसे प्रशासन को सौंपने की बात कही। गुड मॉर्निंग भारत में आज के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।